अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि टर्किश एरोस्पेस के जनरल मैनेजर डॉक्टर मेहमत दमिरोगलू, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है GDH टीवी न्यूज़ एजेंसी को, और उसमें उन्होंने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर बात की है कि कान एयरक्राफ्ट को वैसे ही ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच पर बनाया जाएगा जैसे JF-17 का ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और उससे आगे सो ऑन। और यहाँ उन्होंने इनडायरेक्टली उन कंट्रीज की भी बात की है जो कान एयरक्राफ्ट के पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट होंगी। उसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के FN-6 मिसाइल को लेकर, जिसका रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने लाइव फायर एक्सरसाइज में टेस्ट किया, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस को लेकर बात करेंगे। अगर हम रिसेंट हाउथीज और अमेरिका की जंग को देखें या यूक्रेन रशिया वॉर को देखें, तो दोस्तों पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो मेहमत दोगलू जो कि जनरल मैनेजर हैं TAI के, उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं GDH टीवी को। ये एक न्यूज एजेंसी आई बिलीव तुर्किया की न्यूज एजेंसी है। उसमें उन्होंने कहा कि कान एयरक्राफ्ट में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाली कैपेबिलिटीज भी होंगी। और जब उनसे ये पूछा गया किस किस्म की काबिलियत इसमें 6th जनरेशन या छठी नस्ल के लड़ाका तैयारों वाली होगी, तो उन्होंने कहा मैन अनमैन टीमिंग। ये एयरक्राफ्ट दूसरे ड्रोन्स को हवा में ही कंट्रोल कर सकता होगा। इससे पहले क्या होता है कि ड्रोन्स को जमीन पर मौजूद जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल स्टेशन होता है, वहां से गाइड किया जा रहा होता है, वहां से कंट्रोल किया जा रहा होता है। लेकिन मैन अनमैन टीमिंग क्या है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में होगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होगा, और वो मुख्तलिफ ड्रोन्स को हवा में ही कंट्रोल कर रहा होगा और उनके थ्रू सारा डाटा वगैरह भी खुद रिसीव कर रहा होगा। यानी कि एक बड़े पैमाने पर डाटा फ्यूजन का हमें यहाँ अमली मुजाहरा देखने को मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट चाइनीज J-35, J-31 और फ्यूचर के J-20s में भी आएगा। जो अमेरिका फ्यूचर का F-35 बना रहा है उसमें भी आएगा। इंडिया क्लेम करता है कि हमारे AMC एयरक्राफ्ट में भी होगा, और तुर्किया ने भी ये चीज क्लेम की है। और उन्होंने जो हूबहू अल्फाज कहे हैं उनका पूरा ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने ये एक ट्वीट की शक्ल में मौजूद है जो कि टर्किश ओशन ने रिलीज किया है। उसके अलावा यहाँ उन्होंने अपने आखिरी पैराग्राफ में ये भी कहा कि हम इस पर एक ही दम काम करना शुरू नहीं कर देंगे कि कान एयरक्राफ्ट डायरेक्टली कोई 6th जनरेशन जहाज बन जाए, बल्कि ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स या मुख्तलिफ वेरिएंट्स आएंगे, जैसे कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 1 आया, फिर ब्लॉक 2 आया, फिर ब्लॉक 3 आया, और उस दौरान एक B वेरिएंट भी आया, ट्विन सीट। इसी तरह उनका ये भी कहना था कि जो कान एयरक्राफ्ट का ब्लॉक 10 होगा वो 2025 तक रेडी कर चुके होंगे, और ब्लॉक 10 एयरक्राफ्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार और जितने भी छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं जो अभी तक इसके पहले प्रोटोटाइप में नहीं आए, वो सब ऐड कर दिए जाएंगे, और वो ऑपरेशनल लेवल का कान एयरक्राफ्ट होगा जिस पर फिर टेस्टिंग होगी, और 2028 तक इसे पूरी कोशिश की जाएगी कि इंडक्ट कर लिया जाए। और उससे आगे कान एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन या डेवलपमेंट खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके मजीद वेरिएंट्स बनाए जाएंगे जिनमें आहिस्ता आहिस्ता छठी नस्ल के लड़ाका तैयारों वाली टेक्नोलॉजीज को भी ऐड किया जाएगा। इसके आखिरी पैराग्राफ में अपने इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि हम एकदम या अचानक से पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को कंप्लीट नहीं करना चाहते, और ऐसा नहीं चाहते कि जल्दबाजी में इस प्रोजेक्ट को किया जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को लेकर चलें। अब जो उन्होंने ये बात कही है कि हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलना चाहते हैं, या बुनियादी तौर पर वो इस प्रोजेक्ट के दूसरे पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। अभी तक जो पार्टनर्स जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के पार्टनर है, वो पाकिस्तान और अजरबैजान है, एंड फ्यूचर में दूसरे कंट्रीज की भी बात हो रही है, अनकन्फर्म्ड है कि दूसरे कंट्रीज भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनेंगे। क्योंकि इवन अगर आप F-35 को भी देखें तो मेन उसका स्टेक होल्डर अमेरिका ही है, लेकिन दूसरे कंट्रीज भी उसके मुख्तलिफ पुर्जे बनाते हैं। जैसा कि जर्मनी उसके सेंट्रल फ्यूजिलाज को बनाता है, इससे पहले तुर्की उसके सेंट्रल फ्यूजिलाज को बनाता रहा है। इसी तरह F-35 का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो इंग्लैंड की एक कंपनी बनाती है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज मिलकर उस एयरक्राफ्ट को बनाते हैं, लेकिन मेन स्टेक होल्डर अमेरिका रहता है। सेम एज कान एयरक्राफ्ट भी होगा कि दूसरे कंट्रीज मिलकर इस एयरक्राफ्ट को बनाएंगे, लेकिन मेन स्टेक होल्डर तुर्किया रहेगा। तो इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी चीज है कि फ्यूचर में सिर्फ 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज ही बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को भी एक्वायर करेगा। दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो जुलाई के शुरू में पाकिस्तान नेवी ने लाइव फायर एक्सरसाइज कंडक्ट की चाइनीज मेड FN-6 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मैन पैड बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इंफ्रारेड होमिंग को यूज करता है। इंफ्रारेड होमिंग क्या होती है कि मिसाइल का जो सीकर होता है, सीकर मिसाइल के अगले पार्ट में होता है, और इसका काम होता है मिसाइल को उसका टारगेट दिखाना। तो इसका सीकर जो टारगेट या दुश्मन जहाज है, ये दुश्मन ड्रोन है, उसमें से निकलने वाली टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हुए उसे जा टकराता है। इसे इंफ्रारेड होमिंग कहा जाता है। FN-6 की जो टोटल रेंज है वो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के अराउंड है, 2 मैक के अराउंड की इसकी स्पीड है, और ये अराउंड 70% सिंगल शॉट कैपेबिलिटी फ्राहम करता है।
और 4G तक मनूवर करने वाले किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है, यानी कि जो दुश्मन के ड्रोन्स हैं और इवन क्रूज मिसाइल्स को भी निशाना बना सकता है। अब इससे पहले भी FN-6 मिसाइल पाकिस्तान मिलिट्री की सर्विस में मौजूद थे, लेकिन असल बात यह है कि रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर में ये देखा गया यूक्रेन ने अपने मैन पैड सिस्टम्स को यूज करते हुए रशिया के मुख्तलिफ क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि क्रूज मिसाइल सबसोनिक स्पीड पर, हल्की स्पीड पर उड़ रहे होते हैं और चूंकि बड़े मिसाइल सिस्टम से उनको थोड़ा सा डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, सो इस वजह से जो मैन पैड्स होते हैं, क्योंकि जमीनी फोर्सेस तो जमीन पर मौजूद होती हैं और वो देख रही होती हैं, और क्रूज मिसाइल बहुत नीचे चूंकि उड़ा होता है तो उनकी वो नजर में आ जाता है और इस तरह मुख्तलिफ क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। सेम इसी तरह अमेरिकन नेवी ने ये चीज रिसेंटली ऑब्जर्व की कि जो हाउथीज के ड्रोन्स हैं उनको शॉट डाउन करने के लिए उन्हें बहुत ही महंगे SM-6 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल यूज करने पड़ते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो SM-6 मिसाइल है ये इतना ज्यादा महंगा है कि इसे सिर्फ एक हाउथीज के देसी या लोकल से ड्रोन को शॉट डाउन करने के लिए यूज किया गया, और ये कई मिलियंस का एक ड्रोन है, जबकि वो जो हाउथीज का ड्रोन है वो कुछ $1000 से भी कम होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इतने महंगे मिसाइल्स को यूज नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर पाकिस्तान नेवी की शिप्स हैं और इंडिया कोई ड्रोन्स के थ्रू हमला करता है तो वहां भी इतने महंगे मिसाइल्स को यूज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, छोटे मैन पैड्स, ये बहुत ज्यादा आम होते हैं और ये इफेक्टिव भी होते हैं। रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर में आई बिलीव इन्होंने जितनी किल्स की हैं उतनी S-400 ने भी नहीं की। ये बहुत ज्यादा इंप्लॉयड रहे हैं, इवन क्रूज मिसाइल्स को इन्होंने शॉट डाउन किया हुआ है। आप गूगल करेंगे तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। तो FN-6 एक अच्छा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तानी मिलिट्री में और नेवल डोमेन में। ये और अहम इस वजह से हो सकता है कि इन्हें इनके क्रू समेत शिप्स पर डिप्लॉय किया जा सकता है अगर कहीं जरूरत पेश आती है, जहां आपको अपने महंगे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडिया के फाइटर एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए, जबकि जो इंडिया के ड्रोन्स हैं या अगर इवन कोई सबसोनिक क्रूज मिसाइल है उनको ऐसे छोटे मैन पैड सिस्टम्स के थ्रू भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।